आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय पवन जी अरोड़ा साहब, फॉर्मर आईएएस, सीईओ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। मैं बड़े आदर और अदब के साथ, बड़े श्रद्धा और सम्मान के साथ आपको इस मंच पर इनवाइट करना चाहूँगा कि सर आप आएँ और हमारे बच्चों को, अभिभावकों को मार्गदर्शन स्वरूप दो शब्द आपके रखें। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय पवन जी अरोड़ा सर। नमस्कार। आपके इस गौरवशाली जीपीएस के चेयरमैन महेंद्र रनवा जी, डायरेक्टर बुढ़ानिया जी, कुल्लहरी जी और मंच पे विराजमान दिनेश गिरी जी महाराज और चेतन नाथ जी महाराज, सारे अभिभावकगण, इस शेखावटी क्षेत्र के सभी सम्माननीय नागरिक बंधु और प्यारे बच्चों, वैसे तो आज का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में सारे पेरेंट्स, सारे बच्चे यहाँ पे इतना अच्छा जो कल्चरल इवेंट था उसका मज़ा लेने आए थे। तो ऐसे में मेरा कोई बहुत भाषण देना बनता नहीं है कायदे से, लेकिन अवसर ऐसा है कि सारे पेरेंट्स आज यहाँ मौजूद हैं और बच्चे यहाँ मौजूद हैं, तो कुछ बातें मैं टुकड़ों टुकड़ों में आपके साथ करना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले आपने रणवा जी का इतना ऊर्जावान और जुझारू वक्तव्य सुना, भाषण सुना, इनकी सोच सुनी, किस कॉन्सेप्ट के साथ इन्होंने स्कूल चालू किया और आगे इसका आगे बढ़ने का रोड मैप क्या है। मैं देख रहा था जब बच्चे यहाँ से अंग्रेजी में कंपेयरिंग कर रहे थे, यहाँ से कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, तो उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप, उनके परिवारजनों के चेहरे पे जो खुशी थी, जो गर्व का भाव था। बहुत सारे पेरेंट्स को वो अंग्रेजी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उनको अच्छा बहुत लग रहा था कि उनके बच्चे आज इस स्थिति में आ गए हैं कि वो किसी भी बड़े शहर के स्कूल के बच्चों के साथ compete कर सकते हैं और आगे बढ़ने का जो एक रास्ता है जिसमें अंग्रेजी माध्यम भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, उस रास्ते पे वो बच्चे चल पड़े हैं। छोटी छोटी बातें, ताकि आप बोर भी नहीं हो, मैं किसी एक सब्जेक्ट को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता, लेकिन कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा, उसको आप अगर विचार करेंगे तो निश्चित तौर पे वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा होगा। जैसा अभी रणवा जी ने कहा था कि बच्चों को खुश रखना चाहिए और हर बच्चे की जो क्षमता है, ख़ास तौर पे जो एकेडमिक क्षमता है, जो पढ़ने की क्षमता है, परफॉर्म करने की क्षमता है, वो समान नहीं हो सकती, लेकिन हर बच्चा एक खासियत लिए हुए होता है। यहाँ आपने आमतौर पे सुना होगा, बच्चों को सभी पेरेंट्स कहते हैं कि आप खुश रहा करो, आप टेंशन में क्यों हो। तो खुश रखेगा कौन? उनको टेंशन क्या है, उनकी परेशानी क्या है, वो सही रास्ते पे हैं या उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत है, ये कौन तय करेगा? इसमें आगे कौन बढ़ेगा? आपकी जिम्मेदारी घर में है और बाहर जिम्मेदारी, कम से कम इस प्रांगण में हम बैठ के बात कर रहे हैं तो जीपीएस की है। केवल ये कहना कि खुश रहिए पर्याप्त नहीं है, उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी आपको कि बच्चे को ऐसा क्या वातावरण दिया जाए कि वो खुश रह सके। शिक्षा देना, एजुकेट करना, उसको आगे अपने भविष्य के लिए अग्रसर करना, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, बल्कि ये एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। और मैंने पिछले 2 घंटे में जो भी कार्यक्रम यहाँ देखे, जो भी बातें सुनी, जो पेरेंट्स का सेटिस्फेक्शन देखा, तो मुझे लग रहा है कि जीपीएस अपने उस उद्देश्य में सफल हो रहा है। और जो बच्चों में शिक्षा दे रहे हैं, जो बच्चों में संस्कार दे रहे हैं, जिस तरह का कल्चरल इवेंट था जयपुर में, हम देखते हैं बहुत सारे स्कूलों में केवल बॉलीवुड सॉन्ग्स पे, बॉलीवुड आप समझते हैं हिंदी फिल्मों के सॉन्ग्स पे, दूसरे तड़क भड़क वाले गानों पे बच्चे डांस कर रहे होते हैं और कुछ कर रहे होते हैं, उनको संस्कार से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ के कार्यक्रम में भी मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी कि सब कुछ
हमारी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी था, हमारे जो पुरानी संस्कृति है, चाहे वो महाभारत से जोड़ करके बताया, चाहे वो गीता का ज्ञान बताया, वो सब चीज़ें भी थी। तो इन सब चीज़ों से भी बच्चों को जोड़ करके रखा जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही एप्रिशिएट करने वाली बात है, बहुत ही सराहना की बात है। बेटियों की बात चली थी बीच में, अभी आपने देखा जो भी टॉपर्स थी, 7 बच्चियां हमारे यहाँ आई और उनको हमने पुरस्कृत किया। ये भी बहुत अच्छी बात है। लोग ऐसे ही राजस्थान को कई बार बदनाम करते हैं कि यहाँ पे बालिका शिक्षा कमज़ोर है, लेकिन आज यहाँ का दृश्य देख करके कोई भी ये कहेगा कि बालिका शिक्षा कमज़ोर नहीं है, बल्कि कुछ हद तक बच्चों से आगे है। और जो एक कार्यक्रम में आपने सुना होगा, मैं बीच बीच में टुकड़ों टुकड़ों में आपसे बात कर रहा हूँ ताकि आपकी रुचि बनी रहे, आपको बात भी सुनने में आए, समझने में भी आए। एक बच्चे ने कहा कि अब नारी तुझे ही उठना होगा, नारी तुझे ही शस्त्र अस्त्र उठाने होंगे और तुझे ही अपना बचाव करना होगा। मेरा विचार इससे थोड़ा सा भिन्न है। ये ज़रूरत क्यों पड़े? ये कोई महाभारत काल नहीं है कि नारी कोई उठ करके और अस्त्र शस्त्र उठाने होंगे। हमें एजुकेशन ऐसी देनी है, हमें बच्चों को एजुकेट ऐसे करना है, हमें बच्चियों को तो समझाना ही है कि उन्हें समाज में कैसे रहना है, अपनी रक्षा कहिए या अपनी जो उनकी शुचिता है उसका सम्मान कैसे समाज करे, इसको कैसे वो इंश्योर करें, ये तो बच्चियों को तो करना ही है। लेकिन हमें अपने बच्चों को भी एजुकेट करना होगा। अभी हमारा ध्यान इस पे कम है कि हम अपने घरों के बच्चों को इस बारे में एजुकेट करें कि वो घर में जैसे अपनी बहन से, अपने माँ से, अपनी और जो उनकी महिला संबंधी हैं, चाहे वो बुआ है, मौसी है, उनसे कैसे व्यवहार करते हैं और बाहर दूसरी लड़कियों से, दूसरी बच्चियों से कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके प्रति कैसा सम्मान का भाव होना चाहिए। ये चीज़ें जब हम घर में सिखाने लगेंगे, ये चीज़ें जब हम स्कूल में सिखाने लगेंगे, तो कोई नारी को कोई शस्त्र उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई नारी को इस तरह का संकोच करने की या अपने आप को इनसिक्योर महसूस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हमें बच्चों को भी इस बारे में सेंसिटाइज करना होगा कि कैसे उनको दूसरी अपनी सहपाठी लड़कियों के साथ व्यवहार करना है। तीसरी बात थी, जैसा इन्होंने कहा कि बच्चे यहाँ से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छे पॉइंट पे कहा कि अगर आईएएस बन के या डॉक्टर बन के भी बच्चा खुश नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी रह गई। यहाँ हम स्कूल के प्रांगण में बैठे हैं, मैं कई बार कॉलेजेस में भी जाता हूँ, आप लोग भी उससे निकले हैं, बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ प्रोफेशनल्स होंगे, कोई इंजीनियर होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, उनको अपना समय याद होगा जिस समय वो अपने लास्ट सेमेस्टर में थे, उनके कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए बहुत सारी एजेंसीज आती थी, प्लेसमेंट के लिए बहुत सारी कंपनियां आती थी और वो एक तरह से जॉब फेयर कहते हैं जिसको, जॉब फेयर लगा करते थे। लास्ट सेमेस्टर में बच्चा अपना वहीं पे आने वाली कंपनियों को इंटरव्यू देता था और उसका वहीं से सिलेक्शन हो जाता था कि वो किस नौकरी में जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, बच्चों को परामर्श देना, बच्चों के साथ उनकी दिल की बात सुन करके, समझ करके, उसकी योग्यता का आकलन करके उसको ये गाइड करना कि उसके लिए क्या उत्तम है, क्या वो डॉक्टरी में जा सकता है या जाना चाहिए, क्या उसको इंजीनियर बनना चाहिए, क्या उसको सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, उसके लिए एक काउंसलिंग की व्यवस्था स्कूल में ज़रूर होनी चाहिए। जैसे एक बाकायदा एक अलग कमरा हो, बाकायदा स्कूल में 2 या 3 फैकल्टी मेंबर्स, काउंसलर्स मेरे ख्याल हो भी सकता है, अपने अपॉइंट कर रखे होंगे, लेकिन उनका बच्चों से रिश्ता ऐसे होना चाहिए कि जो बात वो अपने माँ बाप को नहीं कह सकते वो बात भी वो अपने टीचर्स को कह सकें, उन 2-3 डेजिग्नेटेड टीचर्स को कह सकें। उन टीचर्स का उन बच्चों के साथ इस तरह का तारतम्य होना चाहिए, इस तरह का तालमेल होना चाहिए कि बच्चे दिल खोल करके अपनी परेशानी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कमियां खुल के डिस्कस कर सकें और तय कर सकें कि आगे उनके लिए कौन से रास्ते पे जाना, कौन सा सब्जेक्ट का चयन करना अच्छा रहेगा और उनकी क्षमता क्या है। तो ये काउंसलिंग जो है बहुत ही ज़रूरी है। ये काउंसलिंग अगर बच्चों को मिल जाती है तो उसके बाद निश्चित तौर पे वो जिस भी रास्ते पे चलेंगे उस रास्ते में फेल नहीं होंगे, उस रास्ते में पिछड़ेंगे नहीं,
बल्कि कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, आपका भी नाम रोशन करेंगे, स्कूल का नाम भी रोशन करेंगे और इस प्रदेश की प्रगति में, इस देश की प्रगति में वास्तव में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे। यहीं पे एक और बात मैं खास तौर पे पेरेंट्स के ध्यान में लाना चाहता हूँ। आम तौर पे हम नौकरी की अंधी दौड़ में रहते हैं कि बच्चों को इस ढंग से तैयार करना है कि ये नौकरी मिल जाए इसको। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि नौकरियों का हालत कितना बुरा है। मेरा 35 साल का लंबा प्रशासनिक अनुभव है। गरीब किसान का बेटा, गरीब किसान की बेटी, छोटे छोटे गांवों कस्बों में रहने वाले बच्चे कैसे कठिनाइयों में पढ़ते हैं। उनके घर के पास स्कूल नहीं होता, उनको दूर जाना पड़ता है, उनको घर के पेरेंट्स का, दूसरे का दबाव रहता है कि वो घर के कामकाज में हाथ बटाएं। फिर भी पेरेंट्स अपने ऊपर लेकर के बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, अपना पेट काट करके उनकी फ़ीस भरते हैं, अपना पेट काट करके उनको बाकी, चाहे उनकी यूनिफॉर्म हो, चाहे उनके बाकी साधन सुविधा हो, किताबें हों, लैपटॉप हो, इक्विपमेंट हो, वो प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद वो बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद कंप्यूटर कोर्स करता है। लोग सोचते हैं बड़ा अच्छा हो गया, कंप्यूटर कोर्स करता है। आपको मालूम है सरकार में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की क्या तनख्वाह होती है? 8,500 रुपये मिलते हैं। मैन विद मशीन नाम से एक पोस्ट होती है और वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, अनुबंध पे होती है। जिस बच्चे ने खेती का काम छोड़ करके, अपने बाप के साथ दुकान में बैठने का काम छोड़ करके और काम छोड़ करके ग्रेजुएशन किया, कंप्यूटर कोर्स किया, उसको खुद का कंप्यूटर लाना पड़ता है और उसके बाद उसको पैसे मिलते हैं 8,500 रुपये। मेरा दिल पसीज जाता था ऐसे मौक़ों पे। ऐसे मौक़ों पे हम कोशिश करते थे कि उनको कोई इंसेंटिव दे सकें, कोई और तरीके से किसी और काम में लगा सकें, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है। तो इसलिए नौकरियां, अगर आपका कैलिबर है, बहुत अच्छी नौकरी में आप जा सकते हो, बहुत अच्छा आप डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विस में जा सकते हो, तो ज़रूर जाइए। लेकिन जो रेणुका जी ने कहा था कि हर बच्चे की क्षमताएं समान नहीं होती हैं, ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई के क्षेत्र में उसकी क्षमताएं हों, उसकी क्षमताएं बिजनेस में भी हो सकती हैं। तो स्वरोजगार की तरफ भी अपने को ध्यान देना चाहिए। वो कोई बुरा नहीं है, वो कोई छोटा नहीं है। आमतौर पे कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में धारणा हो जाती है कि अगर बच्चा सरकारी नौकरी में है तो वो शायद बाकियों से थोड़ा बेहतर है, और अगर वो अपना व्यवसाय कर रहा है तो शायद वो पढ़ाई में या बाकी चीज़ों में सफल नहीं हो पाया, इसलिए वो अपना छोटा सा व्यवसाय कर रहा है। इस धारणा को बदलिए। व्यवसाय को भी कोई आदमी कहाँ से, आपने, मुझे यहाँ नाम नहीं लेना चाहिए, अंबानी का सुना होगा, जो धीरू भाई अंबानी हुआ करते थे, वो साइकिल पे निरमा पाउडर बेचा करते थे और फिर आज कहाँ है, स्थितियाँ कहाँ हैं। तो कोई काम छोटा नहीं है, कोई बिजनेस छोटा नहीं है, कोई व्यापार छोटा नहीं है, कोई नौकरी छोटी नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने का एक उत्साह होना चाहिए, एक ज़ील होनी चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है और देश के लिए कंट्रीब्यूट करना है। आखिरी बात कहूँगा, समय काफ़ी हो गया और आप लोग भी काफ़ी समय से यहाँ बैठे हैं और अभी काफ़ी कार्यक्रम बाकी भी है। मैं केवल आप लोगों से मिलने के लिए, जुड़ने के लिए, और आपका जो ये अनूठा काम है, ख़ास तौर पे कोरोना के टाइम जो काम हुआ है, उस काम को देखने के लिए मैं यहाँ आया। मुझे उत्साह था मन में कि मैं जाके देखूँ कि शेखावटी के एक कस्बे में इतना बड़ा काम कैसे हो रहा है। मैं अपनी आँखों से उसको देखना चाहता था, इसलिए मैं 3 घंटे की यात्रा करके आया और अब सीधा मुझे 3 घंटे की यात्रा करके जाना है और अभी भी रात तक मुझे काम करना है वहाँ पे। वो जो बात मैं आखिरी आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे जो बच्चे बैठे हैं, 12th के 11th के बच्चे बैठे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि काम ऐसा करना जीवन में जिसमें आपकी कुछ ना कुछ समाज में, प्रदेश के विकास में, देश के विकास में भूमिका हो, आपका कुछ कंट्रीब्यूशन हो, आप समाज के लिए कुछ करें। अगर सिर्फ आजीविका कमानी है, जिसको आप करियर कहते हैं, रोज़गार कहते हैं, पेट भरना कहते हैं आम भाषा में, वही करना हो तो एक पान की दुकान वाला भी बहुत अच्छा कमा सकता है। और सिर्फ पेट भरना तो मंदिर के बाहर बैठ जाएंगे तो भी पेट भर जाएगा। अगर संत महात्मा बैठे हैं, मैं उनके कोई वो बेअदबी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई अपना केवल इसलिए करना चाहता तो जाके गुफा में बैठ जाए। उसको ना तो संसारिक परेशानियां आएंगी, ना उसको दूसरे चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, ना उसको कोई कठिनाइयां आएंगी, और वो अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन ये, इस काम के लिए आप धरती पे नहीं आए हो। जब तक आप एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे को साथ लेके आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे,
ये हर किसी के पास इस बात के लिए सक्षमता भी नहीं होती है। आप देखते होंगे आपके मोहल्ले में, कस्बे में, परिवार में कुछ लोग होते हैं जो सक्षम होते हैं और उनका प्रयास ये रहता है कि वो अपने पूरे कुनबे को, अपने समाज को, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं। उसमें अपना वो, चाहे उसको चैरिटी करते हैं, चाहे वो दान करते हैं, चाहे वो योगदान करते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा बिना किसी वजह के ही बड़ा बिजनेस हाउस है लेकिन एक स्कूल बिल्डिंग बना करके दान कर देते हैं, भले वो अपने पिताजी के नाम से करें, किसी नाम से करें। उनको किस लिए प्रेरणा है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नाम भी नहीं चाहिए लेकिन उनको समाज में कंट्रीब्यूट करना है। उनको लगता है कि मैं यहाँ आया हूँ और मैंने ये कुछ अर्जित किया है और मैं सक्षम हूँ, तो मैं अकेला ही इसका उपभोग नहीं करूँ बल्कि मैं अपने समाज को लौटाऊँ। जिस समाज से मैंने लिया है उस समाज को मैं लौटाऊँ। तो ये एक ज़रूर देखना चाहिए कि काम ऐसा हो उसमें चाहे थोड़ा ही आप कंट्रीब्यूट कर पाएँ लेकिन अपने समाज को, अपने मोहल्ले को, अपने परिवारजनों को, अपने कमज़ोर परिवारजनों को, उनको आगे उठाने में अपनी भूमिका ज़रूर निभाएं। ईश्वर ने आपको अगर सक्षमता दी है तो उसका पूरा उपयोग करें, फ़ायदा उठाएं। जहाँ तक बच्चों की बात है, मैं बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो इस प्रदेश के इस कस्बाई माहौल में रहने के बावजूद नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और उनको ये अवसर मिला है कि वो अपनी प्रतिभा का यहाँ पूरा लाभ उठाएं। उनकी प्रतिभा यहाँ निखरेगी और फिर वो चाहे जहाँ कम्पीट करें, नेशनल लेवल पे जैसा बताया स्पोर्ट्स में आपके बच्चे कम्पीट कर रहे हैं। अभी आपका स्कूल चूँकि नया है और अभी बच्चे 12th से निकले ही हैं तो अभी ग्रेजुएशन में होंगे कुछ बच्चे। आने वाले समय में मैं पूरी तसल्ली के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में आपके बच्चे पता लगेगा कि वो एक बड़ा डॉक्टर बन गया, वो एक बड़ा इंजीनियर बना, वो एक बड़ा IAS अफसर बना, वो एक RPS अफसर बना, वो पुलिस अफसर बना। वो किस किस क्षेत्र में जाएगा ये आने वाला समय लगता है। आने वाले 3-4 साल में आपको उसके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। तो इन बच्चों के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा की बात है कि उनको ये साधन सुविधा यहाँ मिल रहे हैं, इसके लिए इनको बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पूरी साधन सुविधा का उपयोग करें और अपनी जिम्मेदारी समझें अपने परिवार के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने प्रदेश और देश के प्रति, और अच्छा करें। जो भी करना चाहते हैं, पढ़ाई में, खेलकूद में, कल्चर में, हॉबीज़ में, जो भी करें अपना बेस्ट आउटपुट दें, अपना 100% दें और इस समय का सदुपयोग करें। ये सब कहने के बाद मैं एक बार फिर आपको, रेणुवा जी को, बुढ़ानिया जी को, कुलेरी जी को, पूरे स्कूल के सभी जिन लोगों ने स्कूल को खड़ा करने में, जिसको आपने टीम कहा, उन सभी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ख़ास तौर पे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, मैं चाहूँगा आप उनके लिए एक बार ताली बजाएं। जितने भी यहाँ टीचर्स हैं, मुझे बताया गया 100 से ज़्यादा टीचर्स हैं और साथ ही आज का जो इतना शानदार कार्यक्रम था उसके जो आपके डायरेक्टर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, उन सबको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। और जिन बच्चों ने इतने दिनों की मेहनत के बाद आपके सामने ये सब प्रदर्शन किया, उन बच्चों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में ये स्कूल दिनों दिन प्रगति करेगा और आज भी आपका राजस्थान में नाम है, तब देश में नाम होगा। कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप सुनते होंगे कि देहरादून में एक दून स्कूल होता है, वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। पूना में एक फलाना स्कूल होता है, वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। आप अगर इसी मेहनत के साथ, इसी डेडिकेशन के साथ, इसी समर्पण भावना के साथ काम करते रहेंगे तो पता लगेगा आपको कि हो सकता है देहरादून का बच्चा यहाँ पढ़ने आए, पूना का बच्चा यहाँ पढ़ने आए, कि यहाँ का शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है। और मुझे ये भी खुशी है कि यहाँ एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है स्कूल में। केवल पढ़ाई से काम नहीं चलता, सर्वांगीण विकास, आपने बार बार शब्द यूज़ किया। सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब बच्चों को डेली एक्सरसाइज, डेली खेलकूद, डेली व्यायाम, इसके लिए भी समय दिया जाए। उनको केवल किताबों में नहीं झोंक दिया जाए, बल्कि उनको पूरा अवसर दिया जाए कि वो निखर सकें। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।